प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के प्रतिरोध के अंतर्गत कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के इस संघर्ष के बारे में हमें अमीर खुसरो और बरनी की रचनाओं से जानकारी मिलती है और साथ ही कान्हड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात नामक रचनाओं से भी हमें इस संघर्ष और कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। कान्हड़ देव जालौर का शासक था। प्राचीन अभिलेखों में जालौर का नाम जवालीपुर है और इसके दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सुवर्णगिरी जिसे सोनगढ़ कहा जाता है। जालौर दो शब्दों जाल और लौर से मिला है। जाल एक पेड़ का नाम है जो उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और लौर का अर्थ सीमा है, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र की सीमा वाला जो क्षेत्र है वह जालौर कहलाता है। जालौर क्षेत्र पर चौहानों की शाखा का शासन था। जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते थे और कीर्तिपाल के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई और कान्हड़ देव इस वंश का अंतिम शासक था। राजस्थान के इतिहास में यह जो राज्य है इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए उसके कारण भारतीय इतिहास में यह राज्य और कान्हड़ देव अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मकराना के शिलालेख से हमें जालौर के चौहानों तथा दिल्ली के सुल्तानों के आपसी संघर्ष की जानकारी भी मिलती है। नैणसी की ख्यात में भी हमें जालौर के चौहान शासकों तथा कान्हड़ देव के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। फरिश्ता और खुसरो में जहाँ मुस्लिम दृष्टिकोण दिखाई देता है वहाँ कान्हड़ देव प्रबंध, वीरम देव सोनगरा और नैणसी ख्यात के अंदर हमें इन राजपूत शासकों के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलती है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह और उदय सिंह थे जिन्होंने अपने छोटे से राज्य का सफलतापूर्वक अस्तित्व कायम रखा। समर सिंह ने अपनी राजधानी जालौर की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। उसने दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्राचीर, कोष्ठागार, शस्त्रागार और विविध प्रकार के यंत्रों का निर्माण करवाया। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर चालुक्यों के से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसके बाद जालौर के चौहानों को चालुक्यों के आक्रमणों से राहत मिल गई। समर सिंह का उत्तराधिकारी उदय सिंह था जो कि पराक्रमी सेना नायक था। उसने अपनी शानदार विजयों के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। सुंधा शिलालेख से पता चलता है कि उदय सिंह ने मंडोर, नाडोल, बाड़मेर, रदाधरा, रामसिन, भीनमाल, खेड़ा, रतनपुर, सांचोर आदि स्थानों को जीतकर जालौर राज्य की सीमा में विस्तार किया था। इसके अतिरिक्त उसने गुजरात के मंत्री लवण प्रसाद को भी पराजित किया था। समर सिंह ने गुजरात के साथ जो मैत्री संबंध स्थापित किए थे वे अब समाप्त हो गए और चौहानों और चालुक्यों का पुराना संघर्ष प्रारंभ हो गया। उदय सिंह ने गोड़वाड़ और मेवाड़ के भी कुछ भागों को जीतकर चौहानों की शक्ति को विस्तृत किया। रणथंभौर और अजमेर के चौहानों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की शक्ति को चुनौती देने का सामर्थ्य और साहस सिर्फ जालौर के उदय सिंह के पास ही था।
सुंधा शिलालेख से ही पता चलता है कि उसने तुर्कों की शक्ति को भी नियंत्रित कर लिया था। ताजुल मासिर से भी इस कथन की आंशिक पुष्टि होती है। उदय सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के वास्तविक संघर्ष का क्या कारण था, इसकी विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती है, किंतु यह अवश्य है कि इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य बढ़ती हुई शक्ति को लेकर के ही संघर्ष हुआ था। और इल्तुतमिश, ताजुल मासिर ने अपने किताब में लिखा है कि इल्तुतमिश की शक्तिशाली सेना ने जालोर के विरुद्ध अभियान किया था, किंतु भयंकर गर्मी और पानी की कमी के कारण मुस्लिम सेना को कष्टों के कारण वापस लौटना पड़ा। इल्तुतमिश सारे प्रयास करके भी जालौर के किले को जीत नहीं पाया था और इस तरीके से उदय सिंह 100 ऊँट और 20 घोड़े इल्तुतमिश को देकर इल्तुतमिश को उसने दिल्ली की ओर रवाना किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चाचिक देव जालौर का शासक बना और उसने भी अपने राज्य की सीमाओं को बनाए रखा। और चाचिक देव नसीरुद्दीन महमूद और बलबन का समकालीन था और उसने इन दोनों मुसलमानों के आक्रमण से जालोर को बचा कर रखा। चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह 1305 में गद्दी पर बैठा। उस समय तक उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ गया था और दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आ गया था और राजस्थान में भी रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे राज्य की शक्ति बढ़ गई थी। सामंत सिंह के बाद कान्हड़ गद्दी पर बैठा और कान्हड़ के समय में अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि हम बार बार बात कर चुके हैं अपने हमीर, रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पे जो आक्रमण थे उनके कारणों के अंतर्गत हम बार बार इस बात को बात कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी विस्तारक नीति का था और वो अपने विरोधियों को बख्शना नहीं चाहता था और किसी भी प्रकार की चुनौती अपने राज्य के लिए नहीं रखने देना चाहता था। इसलिए उसने राजपूताना के राजपूत राज्यों को पर आक्रमण कर उनकी शक्ति को दूर करने का निर्णय लिया। कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में हमें कान्हड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात के अनुसार जो जानकारी मिलती है वह जानकारी यह है कि 1298 में अलाउद्दीन ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। गुजरात जीतने के लिए उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल शाही सेना भेजी गई और गुजरात जाने का जो सीधा रास्ता है वो मारवाड़ यानी कि जालौर होकर जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ को संदेश भेजा कि वह शाही सेना को अपने राज्य से होकर गुजरने दे, किंतु कान्हड़ ने सुल्तान के इस अनुरोध को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने ये कहा कि तुम लोग हमारे मंदिरों को नष्ट करते हो, तुम हमारे बच्चों बूढ़ों को तंग के ऊपर अत्याचार करते हो, हमारे यहाँ की लड़कियों महिला वधुओं को उठा ले जाते हो, इसलिए इस प्रकार की सेना को मैं अपने राज्य से होकर के गुजरने नहीं दूंगा। उस समय शाही सेना और अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ से टक्कर लेना उचित नहीं समझा और मारवाड़ यानी जालौर के स्थान पर सेना मेवाड़ के मार्ग से होकर गुजर गई और शाही सेना ने मार्ग में पड़ने वाले राज्यों को नष्ट भ्रष्ट किया, गुजरात और काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ का मंदिर और शिवलिंग तोड़
विपुल धन संपदा को वापस लेकर ये दिल्ली की ओर रवाना हुए। अब लौटते समय शाही सेना ने जालोर होकर दिल्ली जाने का रास्ता चुना। उलुग खां को और नुसरत खां को अब कान्हड़ दे की इच्छा या अनिच्छा की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए कान्हड़ दे अब नाराज हुआ और उसने शाही सेना को सबक सिखाने का निर्णय लिया। और इसी समय से लूट के माल को लेकर के, राज्य के हिस्से की वसूली को बात को लेकर शाही अधिकारियों और सैनिकों और विशेषकर उनमें नव मुस्लिम जो मंगोल सैनिक थे उनमें भारी तनाव पैदा हो गया और इसके कारण शाही सेना में फूट पड़ गई। और जब शाही सेना ने जालोर के निकट पड़ाव डाला तो कानड़ देव ने अपना विरोध करने और शाही सेना की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्ति करने के लिए अपने मंत्री जैता देवड़ा को उलुग खां के पास भेजा। उलुग खां से भेंट करने के बाद जैता देवड़ा ने कान्हड़ देव को सलाह दी कि वो शाही सेना पर आक्रमण करने का ये समय सही नहीं है। और जैता देवड़ा ने नव मुस्लिमों के साथ मिलकर आगे की योजना पर विचार किया और 2 दिन बाद ही नव मुस्लिम सैनिकों ने शाही शिविर में विद्रोह का झंडा फहरा दिया। और दूसरी तरफ जैता देवड़ा ने राजपूत सैनिकों के साथ शाही सेना पर धावा बोल दिया और गुजरात की लूट का कुछ अंश लूट लिया। और ये भी कहा जाता है कि सोमनाथ की जो मूर्ति थी उसके 5 टुकड़े भी राजपूतों के हाथ में लगे, जिनसे कान्हड़ दे ने 5 शिव मंदिरों को जिनमें उन्हें प्रतिष्ठित करवाया। हालांकि मुस्लिम रचनाओं से इन तथ्यों की प्रामाणिकता नहीं होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी कानड़ दे की इस व्यवहार से नाराज थे, ऐसा कानड़ दे प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। किंतु जो मुस्लिम साक्ष्य हैं या प्रमाण हैं वे हमें इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हौसले इतने बढ़ चुके थे कि उन्होंने अब जालोर को जीतने का निर्णय कर लिया। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण ये है कि कानड़ दे ने शाही सेना को वहाँ से जाने से मना कर दिया। दूसरी बात, जब शाही सेना वापस लौट रही थी तब कान्हड़ दे की सेना ने शाही सेना से जो लूट का माल था वो लूट लिया। इसके अतिरिक्त कान्हड़ दे की जो बढ़ती हुई शक्ति थी उस बढ़ती हुई शक्ति के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी कान्हड़ दे के विरुद्ध अभियान करना चाहता था। फरिश्ता के अनुसार 1305 में सुल्तान ने ऐनुल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा और मुल्तानी ने कान्हड़ दे को समझा बुझाकर सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया और कान्हड़ दे ने दिल्ली जाकर सुल्तान के समक्ष समर्पण कर दिया। किंतु वहाँ उसकी स्थिति सम्मानजनक नहीं थी और जब सुल्तान के द्वारा हिंदू राजाओं को चुनौती दी गई तो कान्हड़ देव ने सुल्तान के विरुद्ध लड़ने की चुनौती को स्वीकार किया और जालोर लौट आया। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जिनमें मुहणोद नैनसिरी ख्यात मुख्य है कि कान्हड़ दे ने जब सुल्तान के साथ में समझौता किया तो स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन के दरबार में भेज दिया और वहाँ अलाउद्दीन की पुत्री फिरोज़ा वीरम देव की वीरता, उसके
शारीरिक सौष्ठव से इतनी अधिक प्रभावित हो गई कि वह उससे प्रेम करने लगी और उसने वीरमदेव से विवाह करने के लिए अपना मंतव्य जाहिर किया। किंतु वीरमदेव एक मुस्लिम राजकुमारी से विवाह करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए वह जालौर चुपचाप जालौर चला गया और जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज हो गया। और यहाँ आकर पिता और पुत्र दोनों ही, उन्हें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा, तो दोनों ने जालौर की किलेबंदी करनी प्रारंभ कर दी और जालौर को आक्रमण के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दिया। सुल्तान ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी जिसमें बीरमदेव की हार हुई, बीरमदेव मारा गया और बीरमदेव का सर दिल्ली काटकर दिल्ली लाया गया। और वहाँ जब फिरोज़ा को बीरमदेव का सर मिला तो फिरोज़ा ने उसका विधिवत दाह संस्कार किया और स्वयं भी यमुना में कूदकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अलाउद्दीन ने किसी भी संघर्ष का कारण जो भी रहा हो, अलाउद्दीन ने पूरी तैयारी के साथ जालौर पर आक्रमण किया और उसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में शाही सेना जालौर भेजी। जालौर की कुंजी सिवाना का दुर्ग कहलाता है, तो 2 जुलाई 1308 को सिवाना के दुर्ग को घेर लिया गया। सिवाना के दुर्ग का निर्माण पंवारों ने कराया था और उस समय यहाँ का शासक शीतलदेव चौहान था। काफ़ी समय निकल जाने पर भी जब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन स्वयं एक सेना लेकर सिवाना पहुँचा और वहाँ शीतलदेव के सेनापति भावला को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और भावला ने दुर्ग में स्थित पानी के कुंड में गोरख मिला दिया, जिससे पानी अपवित्र हो गया। दुर्ग में जल की समस्या पैदा हो गई और इसलिए राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया। स्त्रियों ने रानी मैणादेवी के नेतृत्व में जौहर किया और राजपूतों ने सातल देव के नेतृत्व में केसरिया बाना पहनकर वीरगति प्राप्त होने तक लड़ते लड़ते अपने इस युद्ध को जारी रखा और इस तरीके से 1308 में सिवाना के दुर्ग में साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। इसके बाद सिवाना के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद शाही सेना जालौर की तरफ बढ़ी। कान्हड़ देव का जो भाई है मालदेव और उसका पुत्र मेड़ता के निकट मलकाना नामक स्थान पर शाही सेना से मिले। इस युद्ध में शम्स खां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और शाही सेना हार कर मेड़ता की ओर चली गई। खिलजी को जब इस बात की जानकारी लगी तब वो एक बड़ी सेना लेकर के जालौर पहुंचा और जालौर पहुंचकर उसने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में आक्रमण का दायित्व उसे देते हुए आक्रमण का दायित्व दिया और कमालुद्दीन गुर्ग ने इस समय दहिया राजपूत बीका को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और बीका के इस विश्वासघात के कारण गुर्ग जालौर दुर्ग में प्रवेश करने का उसने रास्ता बताया। दाहिया राजपूत ने ये बात अपनी पत्नी को बताई और उस पत्नी ने अपने पति का जो विश्वासघात था उससे उसको बहुत दुख पहुंचा और उसने रात में सोते हुए अपने पति को मार दिया और सारी बात कान्हड़ देव को बता दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तुर्की सेना दुर्ग के अंदर आ चुकी थी। कान्हड़ देव ने भी साका करने का निर्णय लिया।
कान्हड़ देव केसरिया बाना पहनकर वीरगति को प्राप्त हुआ और राजपूत स्त्रियों ने रानी जेतल दे के नेतृत्व में जौहर किया और इस तरीके से जालौर का यह पहला साका हुआ। नैन्सी ने जालौर पतन की तिथि 1311-12 बताई है। फरिश्ता ने 1308 बताई है और जैन प्रभासूरी के तीर्थकल्प में सांचौर पर शाही सेना के अधिकार की तिथि 1367 विक्रमी संवत दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जालौर का पतन 1311-12 में हुआ है। इस अभियान के बाद कान्हड़दे के परिवार का सिर्फ एक सदस्य मालदेव जीवित रहा, जिसने सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया। खिज्र खां को चित्तौड़ से हटाकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का कार्यभार संभालने के लिए उसे मालदेव को नियुक्त कर दिया। तो 1311-12 में कान्हड़दे की जीवन लीला का अंत हो गया और उस शूरवीर, देशभक्त और चरित्रवान योद्धा ने, जिसमें कूटनीति का अभाव था, लेकिन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अगर उसमें कूटनीति होती तो वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मालवा, गुजरात, सिसोदिया और अन्य चौहानों को साथ ले सकता था और जालौर का भविष्य कुछ और ही होता। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति के आधार पर जालौर को जीत लिया और जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद रखा गया। क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी तोप रखी हुई, इसलिए इसे तोप मस्जिद भी कहा जाता है। और जालौर विजय के साथ ही राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और जो मुसलमानों का जो प्रतिरोध था, वह प्रतिरोध अब समाप्त हो गया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों के ऊपर आक्रमण किया, वह चाहे रणथंबोर हो, चित्तौड़ हो या जालौर हो। इन सभी शासकों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही रही कि यह सभी शासक अलग अलग अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते रहे। यदि ये तीनों शासक एक दूसरे का साथ देख करके अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते तो शायद राजस्थान ही नहीं, भारत का भी इतिहास परिवर्तित हो सकता था। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। राजस्थान में राजपूत मुस्लिम आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध।